आइए हम शुरू करते हैं अक्स नाट्य एवं कला संस्थान झांसी के सौजन्य से रणचंडी। जोरदार तालियां। वीरांगना की धरा पर 35 मिनट दिल थाम के बैठ जाएं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरे साथ मिलकर बोलिए वंदे मातरम। भारत माता की। देवी और सज्जनों, हम आज आपको वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम आपके सामने उनकी अमर कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस महायुद्ध की रणचंडी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कार्तिक चतुर्दशी 19 नवंबर 1835 के दिन काशी नगरी में हुआ। अपनी माता के निधन के बाद आप अपने पिता गौरवपंत तांबे के साथ बिठूर आई। वही बाजीराव पेशवा की देखरेख में आपका बचपन बीता। देवी और सज्जनों, कुछ समय के बाद आपका विवाह महाराजा गंगाधर राव जी से हुआ। आपको एक पुत्र हुआ, कुछ ही दिन के बाद वो चला। महाराज गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद लिया, लेकिन असाध्य बीमारी के कारण वो भी स्वर्ग से ढल गया। रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, किंतु शक्ति स्वरूपा रानी झांसी ने हिम्मत करके झांसी का शासन संभाल लिया। महारानी झांसी की ओर से झांसी राज दरबार में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त आप महारानी के रूबरू हैं, अतः आप अपना उद्देश्य व्यक्त करने में संकोच न करें। महारानी झांसी का अभिनंदन करते हुए झांसी के पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज ही मुझे अपने गवर्नर जनरल का फरमान मिला है, जिसके बाबत
आपको जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। महारानी साहब की सेहत व सलामती की दुआ करते हुए गवर्नर जनरल साहब स्वर्गवासी महाराज गंगाधर राव की मौत पर अफसोस करते हुए उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और महारानी साहब के प्रति हमदर्दी जताते हैं। इसके आगे की तफसील दर्दनाक है। दर्दनाक? मेजर साहब, दर्द और पीड़ा तो झांसी का नसीब बन चुकी है। अपने महाराज को खोकर आज अनाथ हो चुकी है झांसी। और दुर्भाग्य के इस दुर्दिन में गवर्नर जनरल भी अगर हमें दर्द देना चाहते हैं तो वही सही। आप पढ़िए अपना फरमान और पूरा कीजिए अपना कर्तव्य। राजा गंगाधर राव के साथ कंपनी सरकार की जो संधि हुई थी उसमें तब्दीली की जा रही है, जिसके मुताबिक चूंकि राजा गंगाधर राव का कोई और पुत्र नहीं है और कंपनी उनके खो दिए हुए पुत्र को राज्य का वारिस नहीं मानती, इसलिए झांसी राज्य को कंपनी राज में शामिल किया जाता है। रानी झांसी के छाती खर्च के लिए 5,000 रुपये महीने की पेंशन मुकर्रर करते हुए हमारे गवर्नर जनरल साहब महारानी झांसी से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द किला खाली कर दें ताकि फौजी इंतजाम और हुकूमत करने में सहूलियत हो। आज की तारीख से कंपनी राज के अधीन है झांसी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नहीं दूंगी मैं अपनी झांसी जंगल में जागा नया जोश। सुनो 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 सुनो। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज कंपनी बहादुर का। सुनो सुनो अहले झांसी के बासिंदों, सुनो सुनो। आज की तारीख से झांसी राज कंपनी सरकार की हुकूमत में शामिल कर लिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार झांसी के अवाम को अपनी रियाया कबूल करती है। झांसी के हर खासो आम को ताकीद की जाती है कि सभी लोग अपनी जमीनों की लगान कंपनी सरकार को दें और अदब कायदे से रहें, कंपनी के कानून को मानें और तामील करें। तभी कंपनी सरकार की इनायतों और रहमो करम के हकदार होंगे। इसके साथ ही ये भी ताकीद की जाती है कि जो कोई भी हुक्म बदूली करेगा उसे बागी समझा जाएगा और बगावत करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। का झांसी हाथ से निकल गई। अब इतने फिरंगियन की हुकूमत हुई है और हम सब हो गए गुलाम। इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी, हमारी आजादी छिन गई, अब हम क्या करेंगे? अरे क्यों हाय तौबा मचा रहे हो? फिरंगियों की हुकूमत में अंधेर नहीं होगा। राजा प्रजा सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा,
सभी के तीनों मजहब बरकरार रहेंगे। सबको अपना अपना धर्म कर्म की छूट होगी। और तो तू है फिरंगियन का वकील, इन्हें पहचान लो भैया लोग, ये है नवाब अली बहादुर के कारिंदा पीर अली। यही लोग हैं झांसी में फिरंगियन के वफादार और देश के गद्दार। मारो मारो खूब लड़ी मर्दानी तो जाते वाली राजनीति, खूब लड़ी मर्दानी तो जाते वाली राजनीति, खूब लड़ी मर्दानी तो जाते वाली राजनीति। गवर्नर जनरल के पत्र पर हमने अच्छी तरह विचार किया है। स्वर्गीय महाराज के साथ की गई संधि में मनमाना परिवर्तन करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? वस्तुतः इन फिरंगियों की चालबाजी थी। कारी व दगाबाजी का प्रमाण पत्र है वह फरमान। तो क्यों ना विलायत में अपील की जाए, मुकदमा लड़ा जाए अपने अधिकार के लिए। अधिकार? विलायत में अपील करने और मुकदमा लड़ने के बावजूद क्या पेशवा नाना साहब को अपना अधिकार प्राप्त हुआ अथवा सतारा के प्रताप सिंह को अपनी गद्दी वापस मिली? नहीं ना। हमें अंग्रेजों से किसी न्याय की आशा नहीं है। अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा और संघर्ष के लिए शक्ति चाहिए। फिर भी एक बार प्रयत्न करने में क्या हर्ज है भाई साहब? मैं अपने वकील लक्ष्मण राव के साथ खुद कलकत्ते जाऊंगा और गवर्नर जनरल के दरबार में कंपनी सरकार के दरबार में अपील करेंगे आप। महारानी झांसी की ओर से आवेदन करते हुए एक विधवा के लिए सहानुभूति और रियायत की मांग करेंगे, दया की भीख मांगेंगे। नहीं मंत्री जी, बहुत हुआ और अपमान असह्य है हमारे लिए। हमें प्रतिशोध लेना होगा, झांसी के अपमान का प्रतिशोध। प्रतिशोध? मगर किसके बल पर? झांसी राज के सैनिकों को 6 महीने का वेतन देकर सेना का विघटन कर दिया गया है। इसलिए मेरी सम्मति है कि हम सब समय की प्रतीक्षा करें और नगर से दूर पहाड़ों जंगलों में सेना का संगठन करें। आपके कहने का तात्पर्य क्या है भोपटकर जी? श्रीमंत, मेरी राय में आप दिखावे के लिए ही सही फिरंगियों की बात मान लीजिए। आप यथाशीघ्र इस किला को छोड़कर सामने वाले महल में चली जाएं और बिना किसी प्रतिवाद के अंग्रेजों की पेंशन स्वीकार कर लें। क्या कह रहे हैं आप? फिरंगियों के लिए अपना किला छोड़ दूं? उनकी दी हुई पेंशन स्वीकार कर लूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये रणनीति है श्रीमंत। इस प्रकार से आपकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। आप अपनी योजना के अनुसार काम कर सकेंगी और अंग्रेजों को किसी किस्म की शंका भी ना होगी। अब कुछ समझ में आ रही है आपकी रणनीति। ठीक है, सुंदर और मुंदर, तुम दोनों जाकर हमारा सामान बांधना शुरू कर दो। कल सुबह तक हम यह किला खाली कर देंगे। जो आज्ञा रानी साहब। हुक्म दे श्रीमंत सरकार। अपने हथियार खाने और गोला बारूद का क्या हाल है? किले में तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो जैसा आप हुक्म करें। किले में मौजूद ज्यादातर हथियार रातों रात महल में पहुंचा दिए जाएं। जितना गोला बारूद ले जा सकते हो ले जाओ और किले पर चढ़ी हुई तोपों को बेकार कर दो। जो हुक्म सरकार। देशमुख जी, आप वकील लक्ष्मण राव के साथ मिलकर सारे कागजात ठीक कर दीजिए।
रेजिडेंट को संदेश दे दीजिए कि मुझे उनकी सभी शर्तें मंजूर हैं। दूसरी तरफ अपनी रियासत के ईमानदारों, वतनदारों और जमींदारों से लगान वसूली का हिसाब साफ कर लीजिए। झांसी राज्य पर अंग्रेजों के अधिकार से पहले हम स्वयं अपने राज्य की प्रजा से मिलना चाहते हैं। जाइए, इंतजार कीजिए। जो आज्ञा श्रीमंत बाई साहेब। आपके परामर्श से मुझे स्वराज का मार्ग सूझने लगा है। आप पेशवा नाना साहब से संपर्क कीजिए और उनकी योजना के बारे में हमें बताइए। श्रीमंत, पेशवा नाना साहब से मैं लगातार संपर्क में हूँ। इस समय वे बिठूर में नहीं हैं, छद्मवेश में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। संभवतः 2-4 दिनों में वे स्वयं झांसी पहुंच जाएंगे। फिर ठीक है, चलिए हम लोग भी अपनी योजना पर कार्य आरंभ करें। मनवा राम नाम काला, ओ जाने मनवा राम नाम काला। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या है तेरे पास। ओ जाने मनवा राम नाम काला, ओ जाले मनवा राम नाम काला, राम नाम काला, राम नाम काला। अल्लाहू अकबर। खुश रहो बच्चा, फलो फूलो। बाबा, कैसे खुश रहे हम? हमारी झांसी तो फ्रंगियों ने हड़प ली, महारानी को किले से बेदखल कर दिया, फिर भला कैसे फले फूले? ये वक्त वक्त की बात है बच्चा, घबराओ मत। ये लो, इस कमल की तरह फलो और फूलो। भाई, हम लोग बड़ी दूर से चलकर महारानी झांसी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या हमें दर्शन की भिक्षा नहीं देंगी महारानी? रानी माँ के दर्शन? ठहरो, जाओ रानी माँ को खबर करो। ओ जाने मनवा राम नाम काला, ओ जाने मनवा राम नाम काला। चलिए बाबा, श्रीमंत सरकार रानी माँ तो बुला रही हैं। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या है तेरे पास। ओ जाने मनवा राम नाम काला, ओ जाने मनवा राम नाम काला। स्वस्ति, कल्याण हो महारानी। ताक कयामत सलामत रहे महारानी झांसी, हमेशा बुलंद रहे आपका इस्तकबाल। महाराज प्रणाम। इस अकिंचन की झांसी में आप लोगों का स्वागत है। महारानी, अकिंचन तो आज पूरा देश है। अंग्रेजों ने लूट लिया है भारत का सर्वस्व। हमारी धरती और आकाश के स्वामी बन गए हैं ये तिजारती अंग्रेज। आज देश का बच्चा बच्चा गुलाम हो चुका है। इन विषम परिस्थितियों में आप अपने को अकिंचन अकेला ना समझे महारानी। आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बहुत तेज नजर है हमारी छवि। दत्तू भैया। कल्याण हो मनु, अब मैं भी पहचानो। भला कौन नहीं पहचानता आपके दोस्त और दीवान अजमल खान को।
मरहबा। रानी साहब आपकी तेज नजर और दानिशमंदी के कायल हो गए। श्रीमंत, रानी साहब को पैगाम देकर यहाँ की कमान सौंप बेहतर होगा। श्रीमंत, पहले आप लोग भीतर चलें, भोजन विश्राम करें, फिर बातें होंगी। विश्राम करने का समय नहीं है मनु। इस समय तुम्हारा ये भाई अपनी बहन के द्वार पर कुछ मांगने आया। भैया, आज आपकी बहन अपना सब कुछ खोकर अकिंचन हो गई है। फिर भी जो कुछ है, अपने आप को अकिंचन मत समझो बहन। आज इस भारत भूमि के रखवाले सारे राजे महाराजे नवाब शहंशाह अंग्रेजों की दी हुई पेंशन पर जी रहे। अपनी आजादी अंग्रेजों को सौंप कर सबने गुलामी मोल ले ली है। आप ही बताइए, इस गुलामी से छुटकारा कैसे मिलेगा? गुलामी से मुक्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें इस क्षेत्र की कमान संभालनी होगी। ये लो, संभालो अपनी कमान, आजादी का निशान। आजादी का निशान? रोटी और कमल? हाँ, हमारा मुक्ति चिन्ह है ये रोटी और कमल। हमारे मुक्ति संग्राम का पैगाम है ये रोटी और उपहार है कमल का फूल। हमने अपना ये पैगाम बंगाल से जालंधर तक अंग्रेजों की छावनियों में देसी सिपाहियों के बीच स्वयं जाकर दिया। हर जगह चर्बी लगे नए कारतूसों को लेकर सिपाहियों का असंतोष हमने देखा। इन कारतूसों को लेकर हिंदू मुसलमान सभी एक हैं, कोई उसे नहीं छूना चाहता। सिपाहियों के असंतोष की इस चिंगारी को हमने हवा दी। अब सभी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। छावनी के सिपाहियों के बरतरफ श्रीमंत ने दिल्ली के शहंशाह, अवध की बेगम, फैजाबाद के नवाब मौलवी अहमद शाह, जगदीशपुर के ठाकुर कुंवर सिंह और बानपुर के मदन सिंह को कुछ गिने चुने सरदार और जमींदारों को भी ये तोहफा बजाकर खुद दिया है और सभी से वक्त पर साथ देने का वादा लिया है। आप लोग कितनी तैयारी कर चुके और यहाँ हमें जरा भी खबर नहीं। हाँ, तुम्हारे पास आखिर में आया क्योंकि तुम बिल्कुल पड़ोस में। फिर भी तुम्हारे बारे में हमें सारी जानकारी मिलती रही। झांसी के अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण से सभी राजा और नवाब भयभीत हैं। दूसरी ओर सिपाहियों में नई कारतूस को लेकर रोष है। सामान्य किसान, कारीगर, व्यापारी, प्रजाजन सभी शोषित और बेहाल हैं। सभी फिरंगियों के शिकंजे से आजाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में खुद ब खुद शुरू हो जाएगा मुक्ति संग्राम। अब तुम्हें कमान संभालनी है। बोलो, तैयार हो? भैया, इस महान मुक्ति संग्राम का सिपाही बनाकर आपने मुझे गौरव दिया है। निर्देश दीजिए, हमें क्या करना होगा? ये रोटी और कमल हमारा पैगाम ही नहीं, संघर्ष का संकल्प है। इस रोटी का एक निवाला खुद खाकर अपने खास लोगों में बांटो। फिर दूसरी रोटियों और कमल के फूलों के साथ झांसी के घर घर, गांव गांव में अपना संदेश भेज दो। अब समय बिल्कुल नहीं है। तुम झांसी संभालो, तात्या कालपी संभालेंगे। बिठूर और कानपुर अजमल खान के साथ खुद हम संभालेंगे। बस अब तुम भी तैयारी शुरू कर दो बहन। और हाँ, याद रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे देश में एक साथ क्रांति का शंखनाद होगा। एक ही दिन जंग का ऐलान किया जाएगा। एक साथ शुरू हो जाएंगे फिरंगियों पर हमले। मगर कब? किस दिन? ये पौष मास यानी जनवरी का महीना। अब से 4 महीने बाद मई महीने की आखिरी तारीख 31 मई 1857 के दिन पूरा देश बगावत करेगा और फिरंगियों के खून से लाल हो जाएगी धरती, लाल हो जाएगा आसमान।
31 मई। अच्छा, अब हमें विदा दो। ठहरिए तो सही, आपने हमें स्वागत का मौका भी नहीं दिया। ये स्वागत, सत्कार, उत्सव समारोह सब कुछ फिरंगियों से मुक्ति के बाद तात्या के जरिए हम तुम्हें संदेश भेजते रहेंगे। अब तुम अपनी तैयारी आरंभ कर दो और याद रखना, हमारे स्वतंत्रता के इस महासंग्राम की रणचंडी हो तुम। अच्छा, विदा लेता। प्रणाम श्रीमान। रोटी और कमल, रोटी और कमल, संकल्प और मुक्ति संकल्प, रोटी और कमल, संकल्प मुक्ति संकल्प, रोटी और कमल। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा पाकर गांव-गांव में पहुंचने लगी रोटियां। रोटियों के निवाले खाकर लोगों ने संकल्प लिया। सबके हृदय सरोवर में खिल उठे क्रांति के रक्त कमल। देखते देखते वसंत आ गया। रक्त कमल के लाल रंग से लाल हो गई धरती, लाल हो गया आसमान और समय से पहले ही फूट पड़ा क्रांति का ज्वालामुखी। 29 मार्च 1857 ईस्वी के दिन बैरकपुर की फौजी छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से बनी कारतूस के इस्तेमाल की कशमकश में सिपाही मंगल पांडे ने बंदूक उठाई और सामने आए फिरंगियों का सफाया करते हुए शहीद हो गए। 10 मई 1857 ईस्वी मेरठ की फौजी छावनी में भी इन्हीं कारतूसों के सवाल पर सिपाहियों ने बगावत कर दी और मेरठ के तमाम अंग्रेज अफसरों का सफाया करते हुए 11 मई की सुबह मेरठ के सिपाही दिल्ली जा पहुंचे। दिल्ली की छावनी के सिपाहियों ने भी मेरठ के सिपाहियों का साथ दिया और दिल्ली के अंग्रेजों का सफाया करते हुए दिल्ली को भी अपने कब्जे में ले लिया। सभी लाल किले जा पहुंचे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी सिपाहियों का साथ दिया और देश की आजादी के लिए सभी राष्ट्रीय शक्तियों का आह्वान किया। क्रांति के इस विस्फोट से अंग्रेज सचेत हो गए और फिर मद्रास, पंजाब, जालंधर की छावनियों से क्रांति को कुचलने के लिए चल पड़ी उनकी फौजें। उधर अंग्रेजों की फौजें बढ़ रही थी, इधर क्रांति की ज्वाला फैलती जा रही थी। गांव-गांव, नगर-नगर नाना साहब ने पिठूर और कानपुर के मोर्चे संभाले। तब तक पहुंचने लगी कंपनी बहादुर की फौजें और शुरू हो गया महान मुक्ति संग्राम। इधर झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई महायज्ञ की तैयारी कर रही थी। क्रांति, बगावत और विस्फोट के समाचार उन तक पहुंच रहे थे, मगर पूरे धैर्य के साथ महारानी समय की प्रतीक्षा कर रही थी और समय आ पहुंचा। झांसी की फौजी छावनी में बगावत शुरू हो गई। यहाँ के अंग्रेजों ने अपने बीवी बच्चों की रक्षा के लिए रानी झांसी से प्रार्थना की और रानी झांसी के आश्वासन पर वो पहले रानी महल में रहे और इसके बाद किले में जाकर रहने लगे। दूसरी ओर रिसालदार काले खां अपनी फौजी टुकड़ी के साथ किले के उत्तर पश्चिम वाले कोने से किले में जा पहुंचा और फिर शुरू हो गया फिरंगियों का सफाया। अंग्रेजों के खून से रंगी तलवार उठाए महारानी की जय जयकार करते बागी सिपाही जा पहुंचे रानी महल। महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज महारानी लक्ष्मीबाई का। महारानी
जय हो। क्या बात है रसालदार काले खां, तुम लोगों की तलवारों में खून कैसे लगा? हम सब आपसे मुआफी चाहते हैं सरकार। हमारे फौजी सिपाही मेरठ, दिल्ली और कानपुर की खबरें सुन सुनकर उतावले हो गए और सबने मिलकर किले में मौजूद मुट्ठी भर अंग्रेजों का सफाया कर दिया। हमारी तलवारों पर लगा ये खून उन्हीं फिरंगियों का है। घोर दुष्कर्म किया है तुम सबने। इस तरह निहत्थी स्त्रियों और बच्चों की हत्या करके क्या तुम्हें स्वराज्य मिलेगा? हुजूर, श्रीमंत, हमने सुना है कि तुम्हारे सिपाही झांसी शहर को लूटने की चर्चा कर रहे थे। सरकार, हमारे सिपाही भूखे, हमारे पास ना रसद है ना पैसा, इसीलिए सिपाही शहर से पैसा उगाने की बातें कर रहे थे। ठीक है, मैं समझ गई। ये लो, इससे तुम लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब तुम लोग यहाँ से सीधे दिल्ली जाओ। रास्ते में कहीं भी लूटपाट मत करना। हिंदुओं को गंगा की और मुसलमानों को ईमान की सौगंध है। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महलों ने भी आग, झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी। वो स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर ने कुछ हलचल उकसाई थी। बुंदेले हर गोलों के दूर हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। झांसी वासियों, आपके पुण्य संकल्प और सिपाहियों की बहादुरी से आज झांसी आजाद है। स्वतंत्रता के इस पुण्य पर्व पर आप सबको मेरी बधाई। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। ये समय जय जयकार करने का नहीं है। इस क्षणिक आजादी को पाकर ये मत भूलिए कि अंग्रेज फिर हमला करेंगे। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, तैयारी करने का है। हमें फिरंगियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी करनी है। हमारे पास अब समय नहीं है। हमें हथियार जुटाने हैं, रसद जुटानी है, फौजें तैयार करनी है। श्रीमद सरकार की जय। क्या बात है खुदा बख्श, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? श्रीमद, झांसी के आजाद होने की खबर पाते ही भाऊ सदाशिव राव ने कलेरा के किले पर कब्जा कर लिया है। क्या? भाऊ सदाशिव राय? देख लिया आपने। एक पल का मौका पाते ही गद्दार अपनी चाल चलने लगे। अब आप लोग युद्ध की तैयारी कीजिए और घर के गद्दारों पर नजर रखिए। ठाकुर जवाहर सिंह और खुदा बख्श, आप लोग अपने दस्ते के साथ हमारे पीछे आइए। हम इसी वक्त कलेरा की ओर कूच करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। 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 बुंदेले हर गोलों के दूर हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो
झांसी वाली रानी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ कूच कर दिया और अपने घुड़सवारों के साथ इतनी तेजी से करेगा पहुंची कि नाम के महाराज सदाशिव राव को लड़ने का मौका ही न मिला। रानी ने पहुंचते ही किले को ऐसा घेरा कि सदाशिव राव भागकर मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। भागते भागते उसने सिंधिया के राज्य नरवर में जाकर दम लिया और सिंधिया से सहायता की याचना की। रानी लक्ष्मीबाई ने नरवर को घेरा डालकर सदाशिव राव को गिरफ्तार कर लिया और झांसी लाकर कारागार में बंद कर दिया। अपनी रानी के इस विजय अभियान से झांसी की प्रजा में नया जोश जाग उठा। विंध्य पर्वतमाला के बीच सुलगने लगी क्रांति की ज्वाला। कानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बख्तवली ने पत्र लिखकर मुक्ति संग्राम में रानी का नेतृत्व स्वीकार किया। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। प्रचंड वर्षा के बीच भी रणचंडी का अभियान जारी था। इसी बीच सूचना मिली कि बलवा सागर की ओर से डाकू सागर सिंह का उत्पात काफी हो गया है। रानी ने उसे गिरफ्तार करने के लिए पहले खुदा बख्श को एक दस्ते के साथ भेजा, फिर एक छोटी सी टुकड़ी लेकर खुद भी जा पहुंची बलवा सागर। पहले हमले में खुदा बख्श को घायल करते हुए सागर सिंह निकल भागा, मगर रानी झांसी ने उसे खिचड़ी के जंगल में गिरफ्तार कर लिया। रानी के समक्ष सागर सिंह ने अपने तमाम साथियों के साथ समर्पण कर दिया और रणचंडी का आशीर्वाद लेकर मुक्ति संग्राम का सिपाही बन गया। इस बीच झांसी के गद्दार नवाब अली बहादुर के पहचाने में आकर टीकमगढ़ के दीवान नक्शे खाने 20,000 सैनिकों के साथ झांसी पर आक्रमण। रानी ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। नक्शे खां और अली बहादुर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। प्रजा ने विजय की प्रतिमूर्ति रणचंडी का अभिनंदन किया। विश्वविनोदिनी नंदनुते देवरविंद्य शिरोधिनी पासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। वीरांगनाओं, वो समय आ गया है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। अंग्रेज अपनी विशाल सेना के साथ झांसी की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पहले कि उनकी फौजें झांसी को घेरकर मोर्चा बांधना शुरू करें, हमें अपने हर मोर्चे को मजबूत कर लेना होगा। चारों ओर से अंग्रेजों को घेरकर हमें यही झांसी की मिट्टी में दफन कर देनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, हमारे सभी सेना नायक एक साथ, कोई खास बात? श्रीमंत, हम सब अंतिम युद्ध की तैयारी करके आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अभी युद्ध तो आरंभ हुआ नहीं और आप अंत की सोचने लगे? ठाकुर जवाहर सिंह, अभी हमें फिरंगियों की चाल समझनी है और फिर मुकाबला करना है। आप लोगों को अंग्रेजों की फौज के बारे में जो भी जानकारी हो हमें बताएं। श्रीमंत, राहतगढ़ के नवाब खान बहादुर की शहादत के बाद अंग्रेजों की लूटमार और आगजनी का शिकार हो गया राहतगढ़।
वहां से अपनी जान पर खेलकर पठान सिपाही झांसी आ पहुंचे। सभी हाथिया ताल के पास ठहरे हैं। उनका नायक कौन है? श्रीमंत सरकार के हुजूर में इस नाचीज पठान गुल मोहम्मद का सलाम। हुजूर से दरख्वास्त है कि आज़ादी की इस जंग में हमें भी अपना मुवाकिद कहलाने का मौका दें। हमारा वादा है कि जहां भी श्रीमंत का पसीना गिरेगा उस जमीन को हम दुश्मनों के खून से लाल कर देंगे। शाबाश गुल मोहम्मद, ये लो अपनी फौज में शामिल करते हैं। हमारे लिए क्या आदेश है श्रीमंत? कुंवर सागर सिंह, आप अपनी अलग अलग टुकड़ियां लेकर झांसी के बाहरी गांवों की तरफ से फिरंगियों की फौज को छकाते रहिए। उनका जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके करते रहिए, मगर आमने सामने की लड़ाई सीधे मत लड़िएगा। श्रीमंत सरकार ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। एक डाकू को देश का सिपाही बना दिया। अब अपने खून से जननी और जन्मभूमि का कर्ज चुकाकर मैं मुक्त होना चाहता हूँ। श्रीमंत हमें आशीर्वाद दें। विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भक्तो जाते वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भक्तो जाते वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भक्तो जाते वाली रानी थी। 20 मार्च 1858 ईस्वी जनरल हीरोज ने एक बड़ी फौज के साथ झांसी को चारों ओर से घेर लिया। शहर से लगभग 3 मील दूर अंग्रेजों ने अपनी छावनी डाल दी। गौस खां की कड़क बिजली और भयंकर तोपों के निशाने पर थी फिरंगियों की छावनी। महारानी लक्ष्मीबाई ने हर मोर्चे का मुआयना किया। अपने सभी सेनानायक को अलग अलग मोर्चों की जिम्मेदारी सौंपी। अपनी महारानी की प्रेरणा से झांसी के नगर नगर और गांव के स्त्री पुरुष बच्चे सभी जंग आजादी के सिपाही बन गए। सब में एक नया जोश था, एक नई उमंग थी। महारानी ने अपने पिता मोरोपंत तांबे को राजकोष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे लेकर वे दतिया की ओर रवाना हो गए। इसके साथ महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव की जिम्मेदारी महामंत्री रामचंद्र देशमुख को सौंपी। इस तरह और भी सारे इंतजाम करने के बाद रानी ने फौज की कमान स्वयं संभाली। 23 मार्च 1858 ईस्वी जनरल हीरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। युद्ध आरंभ हो गया। झांसी शहर में गिरने लगे बारूदी शोले। बारूदी शोलों का जवाब देते हुए गौस खां की तोप आग बरसाने लगी। होती गई और गौस खां की गोलाबारी से फिरंगी थरथरा उठे, उनके हौसले टूटने लगे। मगर घायल देश का भाग गद्दारों ने फिरंगियों की मदद की। अली बहादुर के कारिंदा पीर अली ने दुल्हादू को अपने साथ मिला लिया। फिरंगियों से प्रलोभन पाकर पीर अली और दुल्हादू ने ओछा फाटक की साकर खोल। बोलो के मुंह
गया है। तिरंगी फौजें शहर में दाखिल हो चुकी हैं। वही तिरंगियों से लड़ते लड़ते कुएं खुदा बख्श शहीद हो गए। क्या इतना बड़ा धोखा? 10 दिनों की इस लड़ाई में हमारे कितने बेहतर योद्धा एक एक कर शहीद हो गए। कुंवर सागर सिंह, गौस खां, मोती बाई और खुदा बख्श के साथ हमारी दुर्गा सेना और फौज के हजारों सिपाही और निहत्थे प्रजाजन शहीद हो गए। मगर आज इस गद्दारी ने हमें आहत कर दिया है। हौसला बनाए रखिए श्रीमंत, और हो सके तो इसी वक्त झांसी छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? वही जो वक्त की पुकार है। आप सुरक्षित रहेंगी तो जारी रहेगा ये मुक्ति संग्राम। ठीक है, हम इसी वक्त कार्पी की ओर कूच करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ से जाते ही झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। मगर आप लोग घबराइएगा मत। कार्पी से तात्या की फौज को साथ लेकर हम जल्द ही झांसी को आजाद करा लेंगे। देशमुख जी, आप दामोदर को साथ ले लीजिए। गुल मोहम्मद, तुम्हारे लाल कुर्ती वाले पठान हमारी बची कुची दुर्गा सेना को घेर कर हमारे साथ ले चले। चलो, अपने अपने हथियार उठाओ, घोड़े तैयार करो और चल पड़ो। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तुमने निहार बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भक्तों जाते वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भक्तों जाते वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भक्तों जाते वाली रानी थी। 5 अप्रैल 1858 ईस्वी रानी लक्ष्मीबाई के झांसी छोड़ने के बाद दूसरे ही दिन अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हो गया लूटपाट, आगजनी और कत्लेआम का सिलसिला। दतिया जाते हुए रानी के पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया। झांसी में उन्हें लाकर और उनके साथ सारे वफादारों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस अत्याचार के बावजूद झांसी की जनता में कायम था जंग आजादी का जज्बा। प्रजाजन अपनी रणचंडी का इंतजार कर रहे थे। उधर बीहड़ों को लादते हुए रानी अपने साथियों के साथ 100 मील दूर काशी पहुंची। वहां तात्या टोपे और राव साहब के साथ मंत्रणा करके दूसरे ही दिन सबको साथ लेकर ग्वालियर के किले पर कब्जा करने के लिए चल पड़ी। रानी के आगमन की खबर सुनकर ग्वालियर का राजा राव सिंधिया भागकर अंग्रेजों की शरण में आगरा पहुंच गया। इधर ग्वालियर के सिपाहियों और जनता ने रानी का स्वागत किया। ग्वालियर का किला हाथ आते ही राव साहब की महत्वाकांक्षा जाग उठी। रानी लक्ष्मीबाई की मर्जी के खिलाफ श्रीमंत राव साहब पेशवा का राज तिलक हुआ। शहनाइयां बजी, इनामों इकराम बांटे गए। कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राव साहब और उनके सैनिक भोग विलास में डूब गए। राव साहब के पेशवाई के आडंबर के बीच वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल अकेली पड़ी। उनको अंग्रेजों के एक एक कदम की सूचना मिल रही थी। वो चिंतित थी।
देखते देखते सब कुछ बदल गया। ब्रिगेडियर स्मिथ और लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट की कमान से फ्रंगी फौजें ग्वालियर को घेरते हुए बढ़ती चल रही थी। आखिर रानी ने फैसला कर लिया। तुमने बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाते वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाते वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाते वाली रानी थी। हमने फैसला कर लिया है। यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए अब हम अंतिम युद्ध के लिए तैयार हैं। देशमुख जी, आप दामोदर राव को संभालिए। ठाकुर जवाहर सिंह और नायक गुल मोहम्मद, आप दोनों युद्ध में हमारे साथ रहेंगे। कल सवेरा होते ही फिरंगियों की फौज हमला करेगी और इस युद्ध में हम खुद सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात याद रहे, हमारी मृत्यु के बाद कोई फिरंगी हमारी लाश को छूने ना पाए। क्षमा क्षमा करे रानी बहन। क्षमा? श्रीमंत पेशवा राव साहब, जाइए नृत्यशाला में नृत्य का आनंद लीजिए। तलवारों की झंकार से आपके कान बहरे हो जाएंगे। क्षमा कीजिए बहन, हम तो इस काबिल भी नहीं कि आपके सामने खड़े हो सकें, आपसे क्षमा मांग सकें। अंग्रेजों ने हमें तीन तरफ से घेर लिया है। आपने क्या किया तात्या? इस महायुद्ध के सेनापति हैं आप। यहाँ ग्वालियर पहुंचकर 10 दिनों से क्या करते रहे आप? इस बीच ना तो आपकी फौज ने कवायद की, ना मोर्चे बनाए और ना निशाने पर तोपें बैठाई। फिरंगियों पर फतेह पाने से पहले ही पेशवाई का आडंबर फैलाकर नृत्यगान और भोग विलास में डूबे रहे आप लोग। जाइए फिरंगियों के पैर पकड़कर क्षमा मांगिए, आत्मसमर्पण कीजिए। मेरा रास्ता अलग है। अब और व्यंग ना कीजिए रानी बहन, आपसे अनुरोध है कि आप सेना की कमान संभालें। हमारे सिपाही आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। यानी हुक्म देकर हम उन्हें सीधे मौत के मुंह में ढकेल दें? नहीं तात्या, नहीं। हमने फैसला कर लिया है, इस युद्ध में हम मृत्यु का वरण करेंगे। अब आप लोग की जो मर्जी हो कीजिए। फिरंगियों के आगे समर्पण करके पेशवाई संभालिए या मैदान छोड़कर भाग जाइए। सारी गलती मेरी है। अपने इस अपराधी भाई को दंड दो रानी बहन। उठिए राव साहब, उठिए। अब मेरे पैरों पर सिर पटकने से कोई फायदा नहीं। सवेरा होने से पहले जो कर सकते हैं कीजिए। कल सवेरे सूरज निकलते ही हम आक्रमण करेंगे। तुमने मेरा बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाते वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाते वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाते वाली रानी थी। 17 जून 1858 ईस्वी सूरज निकलते ही तोपें गर्म हुई और मैदान में कूद पड़ी महारानी लक्ष्मीबाई। रानी की व्यूह रचना और प्रचंड आक्रमण से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। उनकी सारी मोर्चेबंदी टूट गई। उनकी पलटन के हजारों सिपाही मारे गए। ब्रिगेडियर स्मिथ ने खुद बिगुल बजाकर अपनी फौज को लौटने का आदेश दिया। दोपहर तक लड़ाई खत्म हुई। युद्ध से लौटकर रानी ने अपने सिपाहियों के लिए खुद खाना पकाया, उन्हें अपने हाथों से पूड़ियां परोसी। रानी के हाथ की पूड़ियां खाते हुए सिपाही अपनी रणचंडी
का ये मात्र वत्सल रूप देखकर आत्म विभोर गया और गदगद कंठ से गाँव 18 जून 1858 सूरज निकलने से पहले रानी ने टीका का पाठ और फिर जिन्हें बख्तर कसा हथियार संभाले और नन्हे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुए। 18 जून 1858 ईस्वी सुबह 5:12 पर सूरज निकला। तोपे लहर उठी और शुरू हो गया घमासान युद्ध। युद्ध आरंभ होते ही बाली ने अपनी दुर्गा सेना के साथ फिरंगियों की फौज पर कहर बरपा दिया। दूसरी ओर तत्या की तोपों ने अंग्रेजों की हर मोर्चे बंदी तोड़ दी। फिर अंग्रेजी फौज के दूसरे दस्ते ने हमला किया, जिसका मुकाबला करते हुए दुर्गा सेना की ज्यादातर सैनिक शहीद हो गए मगर घोड़ा अड़ गया। कुछ अंग्रेजों ने लाल रानी का पीछा किया, लेकिन लाल कुर्ती वाले पठानों के साथ गुल मोहम्मद ने उन अंग्रेजों का सफाया कर दिया। अड़ियल घोड़े से उतरकर रानी किस तरह बाबा करुणादास की कुटिया तक पहुंची। तात्या, इस पवित्र मिट्टी में मिल जाने दो ये खून। देशमुख जी, दामोदर झांसी की अमानत है, इसे संभालिए। तात्या, युद्ध जारी रखना, जब तक आजादी नहीं मिलेगी भटकती रहेगी मेरी आत्मा, भटकती रहेगी मेरी आत्मा। रानी बहन, आपके चरणों की सौगंध, हम सब अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। आजादी मिलने तक जारी रहेगा हमारा ये मुक्ति संग्राम। अमर है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, अमर है उनका इतिहास। आज जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत मेरे साथ जयकार